नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीडी फार्मा क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फार्माकोग्नोसी का पार्ट 2। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था फंडामेंटल ऑफ फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी कहाँ से आया, क्या चीज़ है, फार्माकोग्नोसी के हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, कैसे शुरुआत हुआ फार्माकोग्नोसी का और किसने शुरुआत किया था। इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके हैं और ये भी हमने उसमें कवर किया था कि कैसे एंटीबायोटिक का जो इरा था वो कैसे स्टार्ट हुआ। तो उसी का आज हम दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। जो इसमें जो टॉपिक है हमारा वो है स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो इसमें हम देखेंगे फार्माकोग्नोसी के कौन-कौन से स्कोप है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Pharmacognosy serve as a core subject connecting pharmaceutical chemistry, pharmacology and industrial manufacturing। जो फार्माकोग्नोसी है ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी और इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग से कनेक्ट करता है। ये जो सब्जेक्ट है इन चारों सब्जेक्ट से कनेक्ट होता है, कनेक्टिंग होता है। तो फार्माकोग्नोसी का जो है फाइटोकेमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज है, बहुत ज्यादा स्कोप है इसका। फाइटोकेमिस्ट्री को हम प्लांट केमिस्ट्री कहते हैं। इट हेल्प अस आइसोलेट एक्टिव केमिकल कंपाउंड लाइक मॉर्फिन फ्रॉम ओपियम एंड क्वानिन फ्रॉम सिंकोना बार्क। ठीक, तो जो फाइटोकेमिस्ट्री होता है या प्लांट केमिस्ट्री, ये जो होता है हम इसमें बेसिकली इस चीज के बारे में पढ़ते हैं कि हम कैसे किसी प्लांट से हम जो एक्टिव केमिकल कंपाउंड होते हैं उसको हम कैसे आइसोलेट कर सकते हैं। जैसे हम ओपियम जो होता है हमारा अफीम, उससे मॉर्फिन को आइसोलेट करते हैं और सिंकोना पार्क से क्वानिन को आइसोलेट करते हैं। तो इसमें हम इन्हीं सब के बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली आइसोलेशन प्रोसेस जो होता है उसकी स्टडी हम करते हैं फाइटोकेमिस्ट्री में। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। इसका काफी ज्यादा स्कोप है एसएआर में, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप में। देखते हैं ये क्या होता है। Scientists study natural molecules and modify them in lab to make safer, more potent synthetic drug. Easy modifying cocaine to create safer local anesthetic like procaine। तो इसमें क्या होता है एसएआर में, साइंटिस्ट जो है नेचुरल मॉलिक्यूल्स को स्टडी करके उन्हें मॉडिफाई करते हैं लैब में और उसको बहुत ज़्यादा सेफ, सुरक्षित बनाते हैं। और जो उसका ड्रग होता है, जो कंपाउंड होता है वो पहले से ज़्यादा सेफ होता है और पोटेंट होता है। जैसे हम कोकेन को मॉडिफाई करके हम उसको सेफ सेफ बनाते हैं ताकि हम लोकल एनेस्थीसिया की तरह यूज कर सकें, वही चल के हमारा प्रोकेन बनता है। नेक्स्ट है हमारा हर्बल फार्मूलेशन। हर्बल फार्मूलेशन में भी काफी ज्यादा स्कोप है फार्माकोग्नोसी का। इट फॉर्म्स द साइंटिफिक बैकबोन फॉर मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिशनल फार्मूलेशन लाइक चूर्नास, अस्वाज एंड मॉडर्न हर्बल कॉस्मेटिक। हर्बल फार्मूलेशन जो होता है ये एक प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिशनल फार्मूलेशन का बैकबोन होता है। जैसे कि जो हम चूर्ण बनाते हैं, जो आयुर्वेदिक दवा में हमारा चूर्ण का प्रयोग करते हैं, जैसे कायम चूर्ण हो गया, पेट सफा, अस्वा होता है जो एक लिक्विड फॉर्म होता है जो हम पीते हैं, आयुर्वेदिक में होता है। और बहुत सारे मॉडर्न हर्बल कॉस्मेटिक्स में यूज किया जाता है। जैसे आप जानते हैं कि हल्दी वाली क्रीम आती है, एलोवेरा वाली क्रीम्स आती हैं, इन सब चीजों में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल में भी काफी ज्यादा स्कोप है कोग्नोसी का। It provides methods to spot adulteration when fake, cheap and exhaust material are mixed into real herbal drug। क्वालिटी कंट्रोल से हम ये पता करते हैं कि जो भी हमारे फेक ड्रग हैं, मार्केट में फेक ड्रग या सस्ते दवा जो ड्रग्स हैं, इसके जो आयुर्वेदिक के फेक ड्रग हैं, उन सब चीजों को पता करने के लगाने के लिए, एक्सपोज करने के लिए हम इसका टेस्ट करते हैं क्वालिटी कंट्रोल। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सोर्स ऑफ क्रूड ड्रग। मेडिसिनल कंपाउंड आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डाइवर्स रेंज ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट्स। जो मेडिसिनल कंपाउंड होता है उसको हम जो है नेचुरल इन्वायरमेंट से ऑब्टेन करते हैं। क्रूड ड्रग आर सिस्टमेटिकली क्लासिफाइड इनटू 6 प्राइमरी नेचुरल सोर्स। जो क्रूड ड्रग होते हैं हमारे, ये इनको 6 प्राइमरी नेचुरल सोर्स में डिवाइड किया गया है। आइए इसके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहला हमारा प्लांट सोर्स। दिस इज द लार्जेस्ट, ओल्डेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूटिलाइज्ड सोर्स ऑफ क्रूड ड्रग्स।
Instead of utilizing the entire plant, specific morphological organs are targeted and harvested because active therapeutic chemical constituent secondary metabolites like alkaloid, glycoside and volatile oil accumulated heavily in these zones. हम प्लांट सोर्स से हम इसमें जो हम पूरे पौधे का यूज नहीं करते हैं इसमें, हम इसके कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स को टारगेट करते हैं और उनको हार्वेस्ट करके जो हमारा एपीआई होता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट, उसको आइसोलेट करते हैं, उसको निकालते हैं। जैसे कि हम लीफ से ले लेंगे, तने से ले लेंगे, जड़ से ले लेंगे, इन सब चीजों से निकालते हैं, ना कि पूरे प्लांट से। जैसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में एल्कलॉइड्स होते हैं, ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं और ये भर-भर के ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में होते हैं, तो इनको हम वहीं से आइसोलेट करते हैं। तो पहला है इसमें हमारा प्लांट सोर्स में, वो है लीव्स, हाईली रिच इन ग्लाइकोसाइड, एल्कलॉइड एंड वोलेटाइल फ्रैक्शंस। इसमें जो होते हैं लीव्स में, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, एल्कलॉइड्स और वोलेटाइल ऑयल्स जैसी इंग्रेडिएंट्स होती हैं जिसको हम आइसोलेट करते हैं लीफ से, पत्ते से। जैसे डिजिटैलिस लीव्स में होते हैं, इसमें होता है कार्डियोटॉनिक, जिसका यूज हम हार्ट फेलियर में करते हैं। सेना लीव्स में होता है एंथ्राक्वानिन ग्लाइकोसाइड, जिसको हम लैक्सेटिव के लिए यूज करते हैं, लैक्सेटिव की तरह, जो कॉन्स्टिपेशन में ट्रीट करता है। तुलसी इम्यूनोमॉड्यूलेटर होता है, इसके पत्ते में इम्यूनोमॉड्यूलेटर होता है, जिससे हम जो है इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा बार्क, जैसे पेड़ की छाल हो गई। द प्रोटेक्टिव आउटर लेयर ऑफ वुड स्टेम और रूट कंटेनिंग कंडेंस्ड टैनिन एल्कलॉइड। जो बार्क होता है, ये प्रोटेक्टिव आउटर लेयर होता है, जो वुड होता है, स्टेम होता है, उसका आउटर लेयर होता है, जो एक प्रोटेक्शन का काम करता है, प्रोटेक्टिव लेयर कहते हैं हम उसको। ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में टैनिन एल्कलॉइड्स को कंटेन करता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे सिनकोना बार्क, सोर्स ऑफ क्वानिन यूज्ड टू ट्रीट मलेरिया। जो सिनकोना बार्क होता है उसमें क्वानिन पाया जाता है, जिसका यूज हम करते हैं मलेरिया में। और सिनेमन बार्क हो गया, इसका यूज हम करते हैं कार्बोनेटिव की तरह और फ्लेवरिंग एजेंट की तरह भी यूज करते हैं इसको। नेक्स्ट हमारा रूट एंड राइजोम्स, अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर दैट स्टोर कॉम्प्लेक्स रिजर्व मटेरियल एंड प्रोटेक्टिव मेटाबोलाइट्स। जो रूट्स होते हैं, रूट्स और जो राइजोम्स होते हैं, ये जमीन के अंदर पाए जाते हैं। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर बहुत सारे मेटाबोलाइट्स और मटेरियल्स रिजर्व होते हैं, मौजूद होते हैं। इनके जो एपीआई होते हैं उसको हम रूट और राइजोम से आइसोलेट करते हैं। एग्जाम्पल में हम देखते हैं राउल्फिया रूट्स कंटेनिंग रिजर्पिन यूज्ड टू मैनेज हाइपरटेंशन। जो राउल्फिया रूट्स होता है, ये रिजर्पिन को कंटेन करता है, जिसका यूज हम हाइपरटेंशन में करते हैं। अब देखते हैं अश्वगंधा रूट, एडाप्टोजेन यूज्ड फॉर स्ट्रेस एंड वाइटालिटी। जो अश्वगंधा रूट्स होता है, इसमें मौजूद होते हैं एडाप्टोजेन, जिसका यूज करते हैं हम, जैसे स्ट्रेस या तनाव होता है, तो उन सारी चीजों में हम इसका यूज करते हैं ताकि इसको ट्रीट कर सकें। नेक्स्ट है हमारा सीड, रिप्रोडक्टिव यूनिट रिच इन फिक्स्ड ऑयल, प्रोटीन्स एंड बिटर प्रिंसिपल। जो सीड्स होते हैं, ये प्रोडक्टिव यूनिट होता है और ये जो है ऑयल्स, प्रोटीन और बिटर प्रिंसिपल से भरपूर होता है। जैसे हम देखते हैं नुक्स भूमिका, कंटेन्स सीएनएस स्टिमुलेंट, स्ट्रिक्नीन एंड ब्रूसीन। जो नुक्स भूमिका होता है, ये सीएनएस स्टिमुलेंट होता है और इसके जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट होते हैं वो स्ट्रिक्नीन होते हैं और ब्रूसीन होते हैं। कैस्टर सीड जो होता है, कैस्टर ऑयल को कंटेन करता है, इसका यूज हम करते हैं कैथेट्रिक के लिए। नेक्स्ट है हमारा फ्लावर जो होता है, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। जो ये क्या होता है, रिप्रोडक्टिव एरियल स्ट्रक्चर रिच इन वोलेटाइल ऑयल एंड मेडिसिनल पिगमेंट। जो हमारा फ्लावर होता है, ये रिप्रोडक्टिव एरियल होता है, मतलब ये मतलब रिप्रोडक्टिव जोन होता है, जो इसके स्ट्रक्चर में ज्यादातर वोलेटाइल ऑयल और मेडिसिनल पिगमेंट पाए जाते हैं। जैसे हम एग्जांपल में देखें तो क्लोव हो गया हमारा, क्लोव कंटेन करता है यूजेनॉल। यूजेनॉल का यूज हम करते हैं डेंटल एनाल्जेसिक में। जैसे जब दांत का दर्द होता है, तो दांत के दर्द से ट्रीटमेंट के लिए
हमें राहत मिल जाए, इसलिए हम यूजेनॉल का यूज़ करते हैं। और कई बार आपने देखा होगा कि लोग जब दाँत दर्द करता है तो लौंग का तेल दाँतों में कॉटन में रख के लगाते हैं, क्योंकि वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो यूजेनॉल होता है वो एनाल्जेसिक होता है और जो दाँत का दर्द होता है उससे आराम मिल जाता है। नेक्स्ट है हमारा सैफ़्रॉन, यूज्ड एज़ नर्व टॉनिक एंड कलरिंग एजेंट। जो हमारा सैफ़्रॉन होता है जिसको हम केसर कहते हैं, ये नर्व टॉनिक और कलरिंग एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा एनिमल सोर्स, a vast array of essential therapeutic agent, hormones, enzyme and pharmaceutical necessities excipient are isolated directly from animal organ, tissue और biological secretion। जो एनिमल सोर्स से हम जो है थेराप्यूटिक एजेंट, हार्मोन्स और कई ऐसी एंजाइम्स होते हैं और कुछ फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट को हम यहाँ से निकालते हैं, आइसोलेट करते हैं। हम इसको डायरेक्ट एनिमल के ऑर्गन से, टिश्यू से और जो बायोलॉजिकल सिक्रीशन हो गया, ग्लैंड्स हो गया, उससे इस चीज़ को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं। तो पहला हमारा है ग्लैंडुलर सिक्रेशन, लिक्विड और सेमी सॉलिड प्रोडक्ट सिंथेसाइज्ड बाय स्पेशलाइज्ड एनिमल ग्लैंड और इंसेक्ट्स। तो जो ग्लैंडुलर सिक्रेशन होता है, इससे हमें लिक्विड या सेमी सॉलिड प्रोडक्ट मिलते हैं, जिनको हम एनिमल ग्लैंड से निकालते हैं या इंसेक्ट से निकालते हैं। एग्जाम्पल में हम देखते हैं फॉर एग्जाम्पल हनी, न्यूट्रिटिव व्हीकल एंड डीन्यूट्रिएंट। जो हनी होता है ये न्यूट्रिटिव व्हीकल होता है और ये डीन्यूट्रिएंट होता है। एंड जो बी वैक्स होता है यूज टू गिव स्ट्रक्चरल कंसिस्टेंसी टू ऑइंटमेंट एंड क्रीम। जो बी वैक्स होता है इसको हम जो है, जो ऑइंटमेंट्स होते हैं, हमारे क्रीम्स होते हैं, उनके कंसिस्टेंसी के लिए यूज किया जाता है। बोथ ऑब्टेन्ड फ्रॉम एपिस मेलिफेरा। ये जो है, ये दोनों हनी और बी वैक्स ये एपिक्स मेलिफेरा से ऑब्टेन करते हैं, जो हमारा मधुमक्खी होता है उसे उससे। नेक्स्ट है हमारा हार्मोन्स एंड एंजाइम, स्ट्रक्चरली कॉम्प्लेक्स माइक्रोमोलिक्यूल्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एनिमल विस्कल ऑर्गन्स। जो हमारे हार्मोन्स और एंजाइम होते हैं ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं और इसको एनिमल के विस्कल्स ऑर्गन जो होते हैं उनसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जैसे हम देखते हैं इंसुलिन, एग्जाम्पल में हमारा इंसुलिन, हिस्टोरिकली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बोविन एंड प्रोसीन पैनक्रियाज फ्रॉम डायबिटिक मैनेजमेंट। जो है इंसुलिन को हम यूज करते हैं डायबिटिक में, जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनमें, उनके बॉडी में इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो हम उसको दवा के थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू या टैबलेट के थ्रू हम देते हैं, जो कि हमारा बनता है। हम इसको आइसोलेट करते हैं एनिमल से, एनिमल सेल से उसको निकाल के उसका हम दवा बनाते हैं, इंजेक्शन बनाते हैं, फिर जो है पेशेंट को देते हैं। तो यही कह रहा है कि इसको हम जो है, जो बोविन और प्रोसीन पैनक्रियाज होते हैं उससे हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, ताकि हम डायबिटीज के ट्रीटमेंट में यूज कर सकें। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा पेप्सिन, प्रोटियोलिटिक डाइजेस्टिव एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम द स्टमक लीनिंग ऑफ होस। ये जो होता है पेप्सिन, इसको हम प्रोटियोलिटिक डाइजेस्टिव एंजाइम कहते हैं और ये आइसोलेट किया जाता है, हमारे जो हॉग्स होते हैं उनका जो स्टमक लिनिन होता है उससे आइसोलेट किया जाता है इसको। नेक्स्ट हमारा फैट एंड ऑयल्स, लिपिड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फैटी टिश्यू ऑफ और स्पेशलाइज्ड ऑर्गन ऑफ मरीन एंड टेस्टेरियल एनिमल्स। जो फैट्स होते हैं, जो ऑयल्स होते हैं, इनको भी हम जो एनिमल होते हैं उनके फैट टिश्यू से एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं। और ऐसे एनिमल जो मरीन एनिमल हो गए या फिर जो टेट्रियल एनिमल होते हैं, उनसे उनके जो ऑर्गन्स होते हैं उससे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। एग्जाम्पल में हम देखते हैं शार्क लीवर ऑयल एंड सीओडी लीवर ऑयल, एक्सेप्शनल थेराप्यूटिक सोर्स रिच इन विटामिन ए एंड विटामिन डी। जो शार्क लीवर ऑयल होता है और सीओडी लीवर ऑयल होता है, ये जो होते हैं इनमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में विटामिन ए और विटामिन डी पाया जाता है, जिसको हम इनसे आइसोलेट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा माइक्रोबियल सोर्स। माइक्रोबियल सोर्स देखते हैं क्या होता है।
Life saving medicine, particularly antibiotic, are synthesized as metabolic byproduct of microorganisms such as bacteria, fungi, acetinomycetes. These are cultivated industrially inside highly capacity fermentation tank under controlled bioparameter है। ये जो है माइक्रोबियल सोर्स को हम लाइफ सेविंग मेडिसिन कहते हैं। ये पर्टिकुलरली एंटीबायोटिक से बनता है। इसको हम जो है लैब में बनाते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। सिंथेसाइज्ड एंड मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे हम बनाते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंगी, एसिटिनोमाइसाइटिस। दीज आर कल्टिवेटेड इंडस्ट्रियली इनसाइड हाई कैपेसिटी फर्मेंटेशन। इसको हाई कैपेसिटी फर्मेंटेशन पे हम जो है प्रोड्यूस करते हैं। जो वहाँ का पैरामीटर होता है वो कंट्रोल्ड होता है। वो एक टैंक होता है जिसमें हम फर्मेंटेशन का प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एंटीबायोटिक फ्रॉम फंगी। हम फंगी से कैसे एंटीबायोटिक को बनाते हैं तो देखते हैं। एंटीबैक्टीरियल एजेंट प्रोड्यूस्ड बाय मल्टीसेलुलर मोल्ड टू एलिमिनेट कंप्लीटिंग माइक्रोब्स। जो एंटीबैक्टीरियल एजेंट होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं मल्टी सेलुलर मोल्ड्स को, मतलब ये खुद को बहुत सारे भाग में डिवाइड करते हैं और जो है जो कंपीटिंग माइक्रोब्स होते हैं उनको एलिमिनेट कर देते हैं। जैसे जो बैड बैक्टीरिया होते हैं उनको एलिमिनेट करने का काम करते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं पेनिसिलिन। द पायनियर एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आइसोलेटेड फ्रॉम द फंगस पेनिसिलियम नोटेटम। जो पेनिसिलिन था ये हमारा फर्स्ट एंटीबायोटिक था। इसको डिस्कवर करने वाले थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने फंगस से, जो फंगस का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम, उससे इसको पेनिसिलिन को आइसोलेट किया था। नेक्स्ट है हमारा एंटीबायोटिक फ्रॉम एस्टिनोमाइसाइटिस या बैक्टीरिया। इट इज अ पावरफुल स्ट्रक्चर इट इज अ पावरफुल स्ट्रक्चरल कंपाउंड सोर्स फ्रॉम सॉइल बैक्टीरिया। ये जो होता है बहुत ही पावरफुल स्ट्रक्चरल कंपाउंड होता है और इसको हम सॉइल बैक्टीरिया से इसका जो सोर्स होता है वो हमारा सॉइल बैक्टीरिया होता है, उसमें ये पाए जाते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड एमिनोग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक आइसोलेटेड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसिस एक्सटेंसिवली यूज्ड टू ट्रीट ट्यूबरक्लोसिस। जो स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है ये एक अमीनोग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक होता है। इसको हम आइसोलेट करते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस क्राइसिस से, जो कि ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन। विटामिन कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिशनल फैक्टर बायोसिंथेसाइज बाय माइक्रोबियल फर्मेंटेशन। जो विटामिन होता है ये कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिशनल फैक्टर होता है जिसको हम माइक्रोबियल फर्मेंटेशन से सिंथेसाइज करते हैं। जैसे एग्जांपल में हम देखें तो विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, इट प्रोड्यूस यूटिलाइजिंग कल्चर ऑफ स्ट्रेप्टोमाइस ओलिवेकस ऑफ सूडोमोनास डेंट्रिफिकेंस। जो विटामिन B12 होता है इसको हम साइनोकोबालामिन कहते हैं। ये हम जो है स्ट्रेप्टोमाइस ओलिवेकस जो होता है वो उससे हम इसको यूटिलाइज करते हैं, उससे हम प्रोड्यूस करते हैं विटामिन B12। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा वो है मरीन सोर्स। मरीन सोर्स यानी कि जो हमें सी यानी समुद्र से मिलते हैं, उनसे जो उसमें रहने वाले जो जीव होते हैं या जो भी प्रोडक्ट मिलते हैं उनसे हम इस सारी चीजों को यानी मेडिसिनल जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है यहाँ से हम लेके बनाते हैं। तो वही है मरीन सोर्स। द सोर्स इंक्लूड डीप सी फ्लोरा एंड फौना सच एज मरीन स्पॉन्ज, कोरल्स, seaweeds, blue-green algae and marine mollusks, because these organisms survive under extreme hydrostatic pressure, low temperature and high salinity. They produce unique chemical structure not found in terrestrial life. तो जो मरीन सोर्स होता है ये समुद्र में पाया जाता है, जो कि बहुत अंदर, जैसे फ्लोरा एंड फौना, जैसे मरीन जो स्पंज होते हैं, कोरल्स होते हैं या सीवीड होते हैं और ग्रीन और ब्लू जो एल्गीज होते हैं, उन सारी चीजों से पाया जाता है। क्योंकि ये जो है एक्सट्रीम
कैसा भी टेम्परेचर हो, कैसा भी प्रेशर हो, कम टेम्परेचर हो, कम प्रेशर हो, ज़्यादा प्रेशर हो, उन सब में ही ये सर्वाइव कर सकते हैं। जो कि जो नॉर्मल हमारे जो प्लांट होते हैं वो हर मौसम में हर जगह सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। और ये जो होते हैं मरीन सोर्स से जो हमें प्रोडक्ट मिलते हैं वो हर माहौल में सर्वाइव कर लेते हैं। तो इसलिए यहाँ से हम लेते हैं और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे है हमारा इसमें एंटी कैंसरस एजेंट, साइटोटॉक्सिक, साइटोटॉक्सिक कंपाउंड दैट डिसरप्ट एबनॉर्मल सेल डिवीजन। तो मरीन सोर्स से हमें मिलता है साइटोटॉक्सिक कंपाउंड जो कि एबनॉर्मल सेल डिवीजन होता है, जो कैंसरस सेल होता है उसको डिस्टरप्ट कर देता है। और ये एंटी कैंसरस एंटी मतलब कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं आर्क सी, सिट्राबिन a core chemotherapeutic agent used to treat ल्यूकेमिया। जो सिट्रा आर्क सी होता है इसको हम सिट्राबिन भी कहते हैं। ये जो होता है कोर थेराप्यूटिक एजेंट होता है जिसका यूज करते हैं हम ल्यूकेमिया में। विच वाज स्ट्रक्चरली मोल्डेड फ्रॉम न्यूक्लियोसाइड्स आइसोलेटेड फ्रॉम मरीन कैराबीन स्पोंज स्पोंज क्रिप्टोथेंटा क्रिप्टा। जो ये कि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चरली मोल्डेड होता है और न्यूक्लियोसाइड से इसको एग्जैक्ट करते हैं जो कि हमारा मरीन कैरिबियन स्पॉन्ज में मिलता है। नेक्स्ट है हमारा फार्मास्यूटिकल एड्स। ये क्या होता है? इसको हम हाइड्रोकोलाइड्स के नाम से जानते हैं। जेलिंग, थिनिंग एंड स्टेबलाइजिंग माइक्रोमोलिक्यूल्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मरीन प्लांट। ये जो फार्मास्यूटिकल एड होता है इसको हम हाइड्रोकोलाइड्स कहते हैं। ये जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जेलिंग, थिनिंग, और ये जो होता है इसको हम मरीन प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे इसका यूज हम बेसिकली वहाँ करते हैं, एक्सिपिएंट की तरह यूज करते हैं। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, अगर अगर ये एक मरीन प्रोडक्ट है, मरीन प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गी लाइक जेलिडियम। इसको जो अगर अगर होता है इसको हम रेड एल्गी जो जेलिडियम की तरह होता है उससे हम ऑब्टेन करते हैं। एंड एल्गिनिक एसिड ऑब्टेन फ्रॉम ब्राउन सी वीड। और जो एल्गिनिक एसिड होता है उसको हम ब्राउन सी वीड से ऑब्टेन करते हैं। इट इज यूज एज टेबलेट बाइंडर एंड इमल्सिफाइंग एजेंट। ये बाइंडर और इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह यूज करता है। जब हम टैबलेट बना रहे होते हैं तो बाइंडर के रूप में या इमल्सिफाइंग के रूप में यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कार्डियोवैस्कुलर एंड एनाल्जेसिक टॉक्सिन्स। पोटेंट न्यूरोटॉक्सिन्स मॉडिफाई फॉर क्लिनिकल सेफ्टी। तो ये जो होता है ये पोटेंट न्यूरोटॉक्सिन्स होता है जो मॉडिफाई क्लिनिकल सेफ्टी के लिए हम इसको मॉडिफाई करते हैं। जैसे एग्जांपल से हम समझे तो कोनोटॉक्सिन्स आइसोलेटेड फ्रॉम मरीन कोन स्नेल, जिसका नाम है कोनस स्पीसीज। जो कोनस स्पीसीज होते हैं इन्हें हम कोन स्नेल भी कहते हैं। और इससे हम साइटोटॉक्सिन को आइसोलेट करते हैं जो कि डेवलप करता है हाईली पोटेंट नॉन ऑपियोइड क्रोनिक पेन रिलीफ। ये हमारा एनाल्जेसिक और पेन रिलीवर की तरह काम करता है जो कि हमें मिलता है कोनस स्पीसीज से। और उस जो एनिमल है जो जीव हो उसका नाम है कोन स्नेक। नेक्स्ट हमारा मिनरल सोर्स। मिनरल सोर्स क्या होता है? इनऑर्गेनिक नॉन लिविंग सब्सटेंस ऑब्टेन्ड डायरेक्टली फ्रॉम अर्थ क्रस्ट थ्रू माइनिंग एंड फिजिकल प्योरिफिकेशन प्रोसेस। जो मिनरल सोर्स होता है ये इनऑर्गेनिक और नॉन लिविंग सब्सटेंस होता है जो हम माइनिंग करके प्राप्त करते हैं, उसके बाद इसका फिजिकल प्यूरिफिकेशन करते हैं। These minerals are used either directly as therapeutic agent or as excipient in final dosage form। जो ये मिनरल्स होते हैं इनका यूज हम करते हैं डायरेक्टली थेराप्यूटिक एजेंट की तरह या फिर एक्सिपिएंट की तरह यूज करते हैं ताकि जो हमारा फाइनल डोजेज फॉर्म है वो तैयार हो सके। इसी में हमारा नेक्स्ट है एबनॉर्मल क्ले, सॉरी एब्जॉर्बेंट क्ले। देखते हैं क्या होता है। नेचुरल सिलिकेट कैपेबल ऑफ बाइंडिंग टॉक्सिन विद इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। जो एब्जॉर्बेंट क्ले होता है ये इतने कैपेबल होते हैं कि ये जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं उनको अपने साथ बाइंड कर लेते हैं जीआईटी ट्रैक में। एग्जाम्पल से हम समझते हैं काओलिन चाइना क्ले। काओलिन को हम चाइना क्ले के नाम से जानते हैं। इसका यूज हम करते हैं
एंटी डायरियल की तरह यूज करते हैं। एंड बेंटोनाइट यूज्ड एज सस्पेंडिंग एंड क्लैरिफाइंग एजेंट। जो बेंटोनाइट होता है उसको हम सस्पेंडिंग एजेंट या क्लैरिफाइंग एजेंट की तरह यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा ल्यूब्रिकेंट एंड ग्लाइडेंट। मिनरल एडेड टू टैबलेट फॉर्मुलेशन टू ऑप्टिमाइज पाउडर फ्लो एंड प्रिवेंट मशीनरी एडिशन। जो ल्यूब्रिकेंट या ग्लाइडेंट होते हैं इसका यूज हम करते हैं टैबलेट फॉर्मुलेशन में, ताकि जो हमारा पाउडर का फ्लो है या जो टैबलेट बन रहा है वो मशीन में चिपके ना, उसको चिपकने से रोकने के लिए हम ल्यूब्रिकेंट या ग्लाइडेंट का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल में हम देखें टाल्क प्यूरिफाइड नेटिव मैग्नीशियम सल्फेट सिलिकेट का बना होता है। इसको हम जो है ग्लाइडेंट की तरह यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा हेमेटनिक्स। हेमेटनिक्स क्या होता है? एलिमेंट मिनरल सप्लीमेंट टू बूस्ट हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन। मतलब हेमेटेनिक्स जो है ये एक ऐसा एलिमेंट होता है जो मिनरल्स होता है, ये सप्लीमेंट होता है, ये हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, बूस्ट करता है। एग्जांपल में हम देखें फेरस सल्फेट यूज टू ट्रीट आयरन डिफिशियंसी इन एनीमिया। एनीमिया जब हो जाता है तो उसमें आयरन डिफिशियंसी होती है, तो उसके ट्रीट के लिए हम देते हैं फेरस सल्फेट। नेक्स्ट है हमारा मिनरल एक्सुडेट्स, नेचुरल फॉसिलाइज्ड रेजिन मिनरल। यानी जो मिनरल होता है इसको हम ये नेचुरली जो है फॉसिलाइज्ड होता है, इसको नेचुरल फॉसिलाइज्ड रेजिन मिनरल भी कहते हैं, मिनरल एक्सुडेट को। एग्जांपल में देखते हैं हम शिलाजीत, a complex mineral exudate squeezed from Himalaya rock starts traditionally used as rejuvenator। जो शिलाजीत होता है ये कॉम्प्लेक्स मिनरल एक्सुडेट है जिसको हम एक्सक्यूज करते हैं हिमालय रॉक से। और इसका हम यूज करते हैं रिजुविनेटर की तरह। नेक्स्ट हमारा प्लांट टिश्यू कल्चर, जिसको हम पीटीसी कहते हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है ये देखते हैं इसको। प्लांट टिश्यू कल्चर इज अ मॉडर्न हाईटेक बायोटेक्निकल मेथड। जो प्लांट टिश्यू कल्चर है आज के समय में बहुत ही ज्यादा हाईटेक और बायोटेक्निकल टेक्नोलॉजिकल मेथड है। इट इन्वॉल्व द इन विट्रो इन लैब cultivation of plant cell tissue organ on synthetic sterile nutrients medium under strictly controlled environment condition। तो जो प्लांट टिश्यू कल्चर होता है ये तो लैब में होता है, इन विट्रो होता है। इसमें हम प्लांट का कल्टीवेशन करते हैं, टिश्यू का कल्टीवेशन, या कोई सिंथेटिक ऑर्गन्स है या स्टेराइल न्यूट्रिएंट्स है उसका हम कल्टीवेशन करते हैं। जो इसका मीडियम जो होता है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है और कंट्रोल इन्वायरमेंट कंडीशन होता है। इसके प्रोसेस को हम देखते हैं। द प्रोसेस, a tiny fragment of living plant tissue called an implant is surface sterilized and placed onto a nutrient agar medium supplemented with essential vitamin and plant growth hormones auxins cytokinins। ठीक, तो हम क्या करते हैं, जो प्लांट टिश्यू होता है उसका हम एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, टिनी फ्रेगमेंट, जिसको हम एक्सप्लांट कहते हैं। उसके सरफेस को हम अच्छे से स्टरलाइज करते हैं, फिर उसको हम न्यूट्रिएंट्स अगर मीडियम जो होता है, जो सप्लीमेंट होता है उसमें हम रख देते हैं, प्लेस कर देते हैं विथ इसेंशियल विटामिन एंड प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। हम जो है इसेंशियल विटामिन, जो उसको विटामिन चाहिए और जो हार्मोन्स चाहिए होते हैं जिससे वो ग्रो कर सके, ऑक्सिन्स और साइटोकिनिन्स, इसके साथ उसको हम रख देते हैं पूरा अच्छे से स्टरलाइज करने के बाद। और सेल क्या होता है, जो सेल रहता है वो रैपिडली जो है ग्रोथ करने लगता है, खुद को डिवाइड करने लगता है टू फॉर्म एन अनडिफरेंशिएटेड मास कॉल्ड सेलुलस। वो क्या करता है, बहुत ही तेजी से ग्रो करने लगता है क्योंकि उसे ग्रोथ हार्मोन्स मिलती है, विटामिन मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलता है, तो अच्छे से वो ग्रोथ होता है और उसे हम सेलुलस कहते हैं। देन सिस्टमेटिकली प्रोसेस टू हार्वेस्ट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। और इस तरीके से जब हमारा सेलुलस तैयार हो जाता है तो उसको हम एक सिस्टमिक वे में उस प्रोसेस को हम हार्वेस्ट करते हैं, उसी को हम कहते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। एग्जांपल में हम देखें सिकोनिन, an industrial anti-inflammatory compound and pigment successfully mass produced by cell suspension culture of Lithospermium erythro
इरिथ्रो इरिथ्रोजन जो सिकोनिन होता है, ये एक इंडस्ट्रियल कंपाउंड है जिसको हम एंटी इंफ्लेमेटरी कहते हैं। ये क्या करता है, सक्सेसफुली जो है जो पिगमेंट होता है उसको बहुत तेजी से प्रोड्यूस करता है सेल सस्पेंशन में। इसी को हम कहते हैं सिकोनिन। नेक्स्ट है हमारा टैक्सोल। पहली टैक्सेल। जो टैक्सोल होता है उसको हम पैक्ली टैक्सेल के नाम से जानते हैं। हाईली deterpenoid anti-cancer drug, structurally sourced from the bark of slow-growing Pacific yew tree, Taxus brevifolia. Because harvesting bark kill the tree, plant tissue culture is used to mass produce this critical therapeutic compound sustain sustain sustain. Plant tissue culture is used to mass produce this critical therapeutic compound sustainable. जो टैक्सोल होता है, ये जो होता है, ये हाईली डिटरपिनॉइड होता है। ये एंटी कैंसर ड्रग की तरह यूज करते हैं। ये जो होता है, ये हमें वैसे तो पैसिफिक यू जो ट्री होता है, टैक्सस बेरी ग्रेविफोलिया, उससे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब हम उसको हार्वेस्ट करते हैं तो जो बार्क होता है उससे जो है ट्री हमारा बार्क किल द ट्री, उससे हमारा पेड़ खत्म हो जाता है, तो मतलब मर जाता है। तो हम क्या करते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर का यूज करके हम जो है उसको बड़े लेवल पे प्रोड्यूस करते हैं। उसी को हम कहते हैं टैक्सोल, एक्चुअली टैक्सेल। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई दिक्कत होती है तो कमेंट में ज़रूर पूछें। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।